नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो शायद हम सब की कहानी है। ये कहानी है राज की। अब राज कोई फिल्मी हीरो नहीं है, न कोई बड़ा लीडर। वो हम और आप जैसा ही एक आम इंसान है जो सुबह दफ्तर जाता है, शाम को घर लौटता है और इस बीच की भागदौड़ में कहीं कहीं खुद को खोया हुआ महसूस करता है। और यही बात इस कहानी को बहुत शक्तिशाली बनाती है। हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है स्वयं की उलझनों से समझ तक की यात्रा। ये राज के जरिए दिखाती है कि कैसे एक इंसान जिसके पास बाहर से देखने पर सब कुछ है, अंदर से एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन से जूझ रहा है। और ये आज के समय का एक बहुत बड़ा सच है। तो आज हम राज की इस यात्रा को साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि उसकी उलझनें कहाँ से जन्म लेती हैं, खुद उसके अंदर से, फिर उसके परिवार में, समाज में और यहाँ तक कि प्रकृति के साथ उसके रिश्ते में भी। और फिर हम उस एक छोटे से मोड़ को भी समझेंगे जहाँ समझ का एक धागा पकड़कर वो अपनी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाना शुरू करता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले राज के किरदार को समझते हैं। सोर्स में एक लाइन है जो उसकी पूरी जिंदगी का सार बता देती है। न कोई बड़ा अफसर, न कोई नेता, वो हमारे आपके जैसा ही था। सुबह दफ्तर, शाम घर, बीच में बस जिंदगी को ढोना। ये जो जिंदगी को ढोना वाली बात है ना, ये बहुत चुभती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक जश्न नहीं, एक बोझ बन गई है। हाँ, और सोर्स इसी बिंदु पर जोर देता है कि ये ढोने वाली भावना बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी अपनी आंतरिक स्थिति का नतीजा है। अच्छा। क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में कई लोग खुश भी रहते हैं, अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो सवाल ये उठता है कि फर्क कहाँ से आता है। राज के मामले में कहानी की असल शुरुआत उसके बाहरी जीवन से नहीं, बल्कि उसके भीतरी शोर से होती है। भीतरी शोर, ये शब्द बहुत सही है। उसके मन में लगातार एक कश्मकश चलती रहती है। बिल्कुल। सोर्स में उसके कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे मैं ठीक हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ, और इतनी मेहनत के बाद भी मन क्यों अशांत रहता है। ये एक तरह का सेल्फ डाउट है जो उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। और यही उसकी पहली और सबसे बुनियादी उलझन है। दिलचस्प बात यह है कि बाहर से देखने पर राज एक सफल इंसान है। हाँ। सोर्स बताता है कि उसके पास नौकरी, घर, मोबाइल, इंटरनेट, यानी आज के दौर की सारी तथाकथित जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन फिर भी सबसे जरूरी चीज गायब है। सोर्स कहता है मन में सुकून नहीं था। मुझे ये विरोधाभास हैरान करता है कि सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। सोर्स में क्या इस पर कोई गहरी वजह बताई गई है कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, सोर्स इसकी जड़ तक जाता है और दो मुख्य कारण बताता है। पहला और सबसे बड़ा कारण है हर समय तुलना। ऑफिस में कौन आगे बढ़ गया, रिश्तेदारों में किसका घर बड़ा है, सोशल मीडिया पर कौन ज्यादा खुश दिख रहा है। ये लगातार दूसरों से खुद को तौलने की आदत उसके मन की शांति छीन लेती है। और दूसरा कारण है भविष्य की अनिश्चितता। नौकरी रहेगी या नहीं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये चिंताएं उसे वर्तमान में जीने ही नहीं देती। मतलब वो या तो दूसरों के जीवन में जी रहा है या फिर आने वाले कल की चिंता में। अपने आज में, अपने स्वयं में तो वो है ही नहीं। बिल्कुल। और सोर्स इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, यही उसकी पहली उलझन थी, खुद को ना समझ पाना। समस्या पैसों की कमी या सुविधाओं की कमी नहीं थी, समस्या थी आंतरिक समझ की कमी। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे असल में खुशी किस चीज से मिलेगी और वो उसे कहाँ ढूंढ रहा है। तो ये तो हुई राज के मन की उथल पुथल। पर सोचने वाली बात ये है कि जो हमारे अंदर चलता है वो अंदर ही तो नहीं रहता। उसका असर तो सबसे पहले हमारे सबसे करीबी रिश्तों पर पड़ता है ना। यकीनन मन की अशांति एक स्याही की बूंद की तरह होती है जो धीरे धीरे पूरे पानी को धुंधला कर देती है। राज की यह भीतरी बेचैनी जब घर पहुंचती है तो वहां एक नया मोर्चा खुल जाता है। सोर्स बताता है कि घर जो एक शांत ठिकाना होना चाहिए, वो भी एक तनाव की जगह बन गया है। हाँ, सोर्स में पत्नी की एक बहुत ही आम शिकायत का जिक्र है, आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। बिल्कुल। और बच्चे, वो अपने माँ बाप से कटकर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। नतीजा ये होता है कि घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपेक्षाओं को लेकर। और यहाँ पर राज का एक सवाल है जो दिल को छू जाता है। वो खुद से पूछता है, परिवार तो सुकून देने के लिए होता है, फिर यहाँ भी बेचैनी क्यों? यह सवाल हमारी आधुनिक पारिवारिक संरचना के एक तरह से खोखलेपन को दिखाता है।
हम साथ रहते हुए भी साथ नहीं है। सही बात है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ये जो आपने कहा कि प्यार करते हैं पर समझ नहीं पाते, ये बहुत गहरा है। शायद समय नहीं है कि शिकायत भी सिर्फ समय की कमी के बारे में नहीं है। ये कहने का एक तरीका है कि आपकी प्राथमिकता में हम नहीं हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये संबंध की कमी है। हम रिश्ते को अधिकार से चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि रिश्ता समझ और भावना से चलता है। अच्छा। राज की ये दूसरी उलझन थी, परिवार में रिश्तों को न समझ पाना। और यह उलझन घर की दीवारों तक ही सीमित नहीं रहती। जब वो बाहर की दुनिया में कदम रखता है तो वहां एक अलग ही डर उसका इंतजार कर रहा होता है। हाँ, बाहर की दुनिया तो और भी डरावनी है। सोर्स में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम सब रोजाना गुजरते हैं। मिलावट वाला खाना, नकली दवाइयाँ, हर जगह लूट खसोट। ये एक ऐसा माहौल है जहाँ भरोसा करना मुश्किल हो गया है। वो एक डर का जंगल बन गया था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आज की दुनिया में जहाँ इतने फ्रॉड और धोखेधड़ी हैं, क्या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना मतलब अव्यवहारिक या बेवकूफी नहीं लगता? ये बहुत वाजिब सवाल है। सोर्स आंख बंद करके भरोसे करने की बात नहीं कर रहा। वो उस डर और अविश्वास के माहौल की बात कर रहा है जहां हम अच्छे इंसानों पर भी शक करने लगते हैं। अच्छा। ये उस सामाजिक ताने बाने के टूटने की बात है जिसका आधार ही आपसी विश्वास होता है। यहाँ समस्या भरोसे की नहीं बल्कि उस डर की है जो हमें सही और गलत में फर्क करने की क्षमता को भी धुंधला कर देता है। और ये डर सिर्फ इंसानों से नहीं है। राज की उलझन का एक चौथा स्तर भी है, जो है प्रकृति से उसका टूटता हुआ रिश्ता। उसे अपना बचपन याद आता है। सोर्स की लाइनें बहुत खूबसूरत हैं। बचपन में पेड़ दोस्त थे, नदी माँ जैसी लगती थी। एक समय था जब प्रकृति के साथ ही एक जिंदा भावनात्मक रिश्ता था। और अब क्या है, हवा जहरीली, पानी बोतल में। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह बदल गया है। वो अब जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ उपयोग की वस्तु बनकर रह गई है। हम जमीन, पानी, हवा का शोषण कर रहे हैं, ये भूल कर कि हमारा अपना अस्तित्व भी उन्हीं पर निर्भर है। सही बात है। ये जो प्रकृति से अलगाव है, ये भी राज की बेचैनी का एक बहुत बड़ा लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कारण है। तो अगर हम देखें, राज चारों तरफ से घिरा हुआ है। अंदर मन में अशांति, घर में रिश्तों में तनाव, बाहर समाज में डर और प्रकृति से एक टूटा हुआ रिश्ता। ये तो एक ऐसे मकड़ जाल जैसा लगता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो। बिल्कुल। और वो इसी मकड़ जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और अक्सर ऐसे ही क्षणों में जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। राज की जिंदगी में ये मोड़ उसके एक पुराने दोस्त अनिल के रूप में आता है। हाँ, वो अपने दोस्त अनिल से मिलता है, जो कोई बहुत अमीर या कामयाब इंसान नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून है, एक शांति है जो राज के पास नहीं है। और यही शांति राज को अपनी ओर खींचती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और पूछ लेता है, भाई आजकल बड़े शांत लगते हो। एक बहुत ही सामान्य सा सवाल, लेकिन इसका जवाब राज की जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। अनिल बताता है, मैं जीवन विद्या परिचय शिविर से होकर आया हूँ। और ये सुनते ही राज की पहली प्रतिक्रिया वही होती है जो शायद हम में से कई लोगों की होगी। वो हंसकर कहता है, अरे प्रवचन मेरे बस की बात नहीं। उसे लगता है कि ये कोई धार्मिक उपदेश या कोई और यहीं पर अनिल की कही बात इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। वो मुस्कुराकर कहता है, वहां प्रवचन नहीं, समझ की बात होती है। कोई मानने को नहीं कहता, खुद जांचने को कहा जाता है। खुद जांचने को कहा जाता है। हाँ, ये वाक्य क्रांतिकारी है। ये मानने और समझने के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। ज्यादातर रास्ते हमें कुछ मान्यताओं को स्वीकार करने को कहते हैं, लेकिन ये रास्ता कह रहा है कि आप किसी भी बात को तब तक मत मानिए जब तक आप उसे खुद अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर जांच परख ना लें। तो ये जीवन विद्या आखिर है क्या? क्या ये कोई कोर्स है, कोई संस्था है? सोर्स इस बारे में कुछ बताता है। सोर्स के मुताबिक ये कोई धार्मिक पंथ या संप्रदाय नहीं है। ये मध्यस्थ दर्शन पर आधारित एक सह अस्तित्ववादी प्रस्ताव है जो जीवन के हर पहलू, व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति को तर्कपूर्ण तरीके से समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। इसका आधार कोई रहस्यमयी ज्ञान नहीं बल्कि तर्क और वास्तविकता है जिसे कोई भी व्यक्ति खुद जांच सकता है। और ये खुद जांचने वाली बात ही राज की जिज्ञासा को जगा देती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद कोई ऐसा भी तरीका है जहां उसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना पड़ेगा।
तो वो उस शिविर में जाता है, थोड़ी शंका और ढेर सारी जिज्ञासा के साथ। तो राज वहाँ क्या सीखता है? क्या उसे कोई जादुई मंत्र मिलता है जिससे उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं? कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। उसे कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातें पता चलती हैं, जिन्हें सोर्स में 4 सूत्रों के रूप में बताया गया है। ये सूत्र जीवन के उन्हीं 4 स्तरों से जुड़े हैं जिनमें राज उलझा हुआ था। वो 4 सूत्र क्या थे? पहला सूत्र था स्वयं के लिए। सुख बाहर की चीजों में नहीं, समझ में है। यानी जो खुशी और शांति राज नौकरी, पैसे और सुविधाओं में ढूंढ रहा था, वो असल में उसके अंदर उसकी अपनी सही समझ में ही छुपी है। दूसरा सूत्र था परिवार के लिए। रिश्ते अधिकार से नहीं, संबंध से चलते हैं। राज परिवार पर अपनी उम्मीदें थोप रहा था, अधिकार जता रहा था। उसे समझ आया कि रिश्ते आपसी समझ, सम्मान और भावनाओं के निर्वाह से चलते हैं, अधिकार से नहीं। और समाज के लिए? तीसरा सूत्र था समाज के लिए। समाज डर से नहीं, विश्वास से बनता है। ये उस सवाल का जवाब है जो आपने पहले पूछा था। एक बेहतर समाज का आधार डर या शक नहीं, बल्कि आपसी विश्वास ही हो सकता है, और इसकी शुरुआत खुद से करनी होती है। और चौथा सूत्र था प्रकृति के लिए। प्रकृति शोषण की नहीं, सह अस्तित्व की साथी है। यानी प्रकृति कोई संसाधन नहीं है जिसका हम अंतहीन दोहन करते रहें, बल्कि वो हमारी सह यात्री है और हमें उसके साथ संतुलन बनाकर जीना होगा। ये सब सुनने में बहुत तार्किक और सही लगता है, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारना सबसे मुश्किल काम होता है। क्या राज ये कर पाता है? यहीं पर राज को सबसे बड़ा आहा मोमेंट मिलता है। उसे ये एहसास होता है कि उसकी समस्याओं की जड़ बाहर नहीं है। सोर्स कहता है समस्या पत्नी, बच्चे, समाज या प्रकृति नहीं थी, समस्या थी अपनी अधूरी समझ। ये तो बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। बिल्कुल। अब तक वो अपनी हर समस्या के लिए दूसरों को दोष दे रहा था, बॉस को, सिस्टम को, परिवार को। पहली बार उसने जिम्मेदारी खुद पर ली। उसने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। और इसका असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ा? ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, राज ने इसे अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू किया। सोर्स में इसके बहुत सुंदर उदाहरण हैं। जैसे उसने बोलने से पहले समझना शुरू किया। अच्छा? घर में किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय वो पहले ये समझने की कोशिश करता कि सामने वाला ऐसा क्यों कह रहा है, उसकी जरूरत क्या है। उसने अपेक्षा की जगह स्वीकार को अपनाया, यानी लोगों को बदलने की उम्मीद छोड़कर उन्हें जैसे वो हैं वैसा स्वीकारना शुरू किया। और समाज में उसने डर की जगह संवाद को चुना। और परिणाम क्या? उसकी जिंदगी रातों रात बदल गई? नहीं, और यही इस कहानी की सबसे ईमानदार और खूबसूरत बात है। सोर्स कहता है परिणाम चमत्कार नहीं था, लेकिन स्थायी था। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे स्थायी बदलाव आने लगे। घर में तनाव कम हुआ क्योंकि अब बात बात पर टकराव के बजाय संवाद होता था। बच्चों से उसकी दोस्ती बढ़ी क्योंकि अब वो उन पर अपनी इच्छाएं थोपने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। और समाज को लेकर उसका नजरिया कैसे बदला? अब वो सिर्फ सिस्टम को कोसने वाला एक फरियादी नहीं था। उसका नजरिया शिकायत से जिम्मेदारी में बदल गया। वो सोचने लगा कि मैं समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या छोटा सा योगदान दे सकता हूं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, विक्टिम की मानसिकता से उठकर एक जिम्मेदार नागरिक की मानसिकता तक पहुंचना। और कहानी का सबसे मार्मिक संदेश अंत में आता है। सोर्स कहता है राज बदला नहीं था, वो समझदार हुआ था। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर है। बदलने का मतलब हो सकता है कि आप बाहरी तौर पर कुछ और बन गए हैं, शायद कोई दिखावा कर रहे हैं, लेकिन समझदार होने का मतलब है कि आप अंदर से विकसित हुए हैं। ये परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक था। उसकी परिस्थितियां शायद बहुत ज्यादा नहीं बदली, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने और उनसे निपटने का उसका तरीका पूरी तरह बदल गया था। तो राज की ये यात्रा हमें आखिर क्या सिखाती है? अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? मेरे हिसाब से वो लाइन सोर्स से ही आती है। सुख कोई वस्तु नहीं, एक समझ है। हम सब सुख को चीजों में, उपलब्धियों में, दूसरों की तारीफ में ढूंढते रहते हैं, जबकि वो असल में जीवन को सही ढंग से समझने का ही एक नतीजा है। बिल्कुल। ये कहानी हमें जीवन के उन्हीं 4 स्तरों, स्वयं, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ एक सामंजस्य, एक हार्मनी में जीने का व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये सिखाती है कि कैसे स्वयं को समझें, कैसे परिवार में सुख रखें,
कैसे समाज में निर्भय रहें और प्रकृति के साथ संतुलन में जिएं। और ये सब किसी रहस्य पर नहीं, बल्कि तर्क और समझ पर आधारित है। यह हमें एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है, न कि सिर्फ एक निष्क्रिय अनुयायी। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। राज की कहानी हमें दिखाती है कि हमारी कई समस्याओं की जड़ हमारी अधूरी समझ है। तो क्यों ना हम सब एक पल रुककर अपने जीवन को देखें और खुद से पूछें, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी एक उलझन है जिसे हम लगातार बाहर की परिस्थितियों या दूसरे लोगों को बदलकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शायद उसका असली और स्थायी हल सिर्फ अपनी समझ को, अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलने में छिपा हो।